10 नवंबर सोमवार की शाम दिल्ली में लाल किले के ठीक सामने एक कार के अंदर धमाका होता है। 12 लोगों की मौत हो गई, 20 से ज़्यादा जख्मी, इनमें से भी कुछ की हालत नाजुक है। इस देश में चलती कार में हुआ ये पहला आतंकवादी हमला है। इससे पहले कार ब्लास्ट तो हुए, लेकिन मूविंग कार, सड़क पर एक कार चल रही है और वो कार बारूद से भरी है और उस पर ये धमाका होता है। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। जिस वक्त ये धमाका हुआ, ऑफिस की छुट्टी हो चुकी थी, लोग घरों के लिए निकल रहे थे दफ्तरों से अपने अपने, और लाल किला और चांदनी चौक का जो पूरा इलाका है वो 24 घंटा वैसे ही उसमें ट्रैफिक बहुत ज़्यादा वहाँ होती है। वहाँ ट्रैफिक चलती नहीं है, रेंगती है। तो जिस वक्त ये धमाका हुआ उस वक्त ट्रैफिक रेंग रही थी। जिस I-20 कार में ये धमाका हुआ उस कार के इर्द गिर्द तमाम कार, ई रिक्शा, बाकी सारी गाड़ियाँ भी थीं। और उसी रेंगती हुई ट्रैफिक के बीच अचानक एक कार में धमाका होता है, जो आसपास सारी गाड़ियाँ बिल्कुल सट कर चल रही थी। कई गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए, 12 बेगुनाह लोग मारे गए। अब सवाल ये कि चलती गाड़ी में इस देश में हुआ ये पहला आतंकवादी हमला, और आतंकवादियों ने ये तरीका क्यों चुना, इसके पीछे की कहानी क्या है, उस कार को चलाने वाला कौन था। तो इस पूरी कहानी की शुरुआत असल में 9 दिन पहले हुई। 10 दिसंबर को यह धमाका हुआ, लेकिन कहानी की शुरुआत 1 नवंबर को होती है। 1 नवंबर को जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्से में जैश-ए-मोहम्मद, जिसका सरगना मौलाना मसूद अजहर है, जो पार्लियामेंट अटैक से लेकर जम्मू कश्मीर विधानसभा के हमले में भी शामिल रहा है, जिसे कांधार हाईजैकिंग के बाद छोड़ा गया था, तो उसी मौलाना मसूद अजहर के संगठन, आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के कुछ पोस्टर कश्मीर घाटी में दीवारों पर चिपकाए गए। पुलिस खुफिया एजेंसियों की नज़र पड़ी, उन्होंने तफ्तीश शुरू की और 1 नवंबर को फिर एक नाम उनके सामने आया। वो नाम था डॉक्टर मुजम्मिल का। पुलिस ने डॉक्टर मुजम्मिल को गिरफ्तार किया। पूछताछ शुरू हुई कि तुम जैश की पब्लिसिटी क्यों कर रहे हो, यहाँ पोस्टर क्यों चिपका रहे हो। उधर पूछताछ चल रही थी, तभी 5 दिन के बाद 6 नवंबर को जम्मू कश्मीर से दूर जम्मू कश्मीर पुलिस की एक टीम यूपी के सहारनपुर पहुंचती है और सहारनपुर जाने के बाद वहाँ एक और शख्स को गिरफ्तार करती है। उसका नाम था डॉक्टर आदिल अहमद। डॉक्टर आदिल अहमद पर भी इल्ज़ाम था कि जैश-ए-मोहम्मद के लिए काम करता है। अब डॉक्टर आदिल अहमद को लेकर जम्मू कश्मीर पुलिस कश्मीर पहुंचती है। उससे जब पूछताछ होती है तो पता चला कि पोस्टर चिपकाने वाला या पोस्टर छपवाने वाला डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर आदिल, ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं। अब जैसे ही पता चला तो जम्मू कश्मीर पुलिस ने इनसे और पूछताछ शुरू कर दी। जब पूछताछ शुरू की तो पता चला कि डॉक्टर मुजम्मिल अल फलाह यूनिवर्सिटी है एक फरीदाबाद में, वहाँ पर ये पढ़ाता है और फरीदाबाद में एक किराए के घर में रहता है। बाकी जो पूछताछ हुई उसके बाद आदिल और मुजम्मिल से जम्मू कश्मीर पुलिस की एक टीम 9 नवंबर को फरीदाबाद पहुंचती है। 9 नवंबर को फरीदाबाद में इसी अल फलाह यूनिवर्सिटी के करीब एक मोहल्ले के एक घर में जाकर छापा मारती है। फरीदाबाद पुलिस साथ थी। ये किराए का घर डॉक्टर मुजम्मिल ने ले रखा था। पुलिस वहाँ जब तलाशी लेती है तो वहाँ से करीब 350 किलो विस्फोटक अमोनियम नाइट्रेट मिलता है, तार मिलते हैं, डेटोनेटर मिलता है, बैटरी मिलती है। तलाशी के बाद जब पुलिस घर के नीचे पहुँचती है तो एक कार खड़ी थी। जब उस कार की तलाशी ली गई तो उसके अंदर से एक असॉल्ट राइफल मिला। पता चला कि ये कार डॉक्टर शाहीन, एक लेडी डॉक्टर हैं, उनकी कार है और डॉक्टर शाहीन डॉक्टर मुजम्मिल की दोस्त हैं। अब फरीदाबाद में इस सारे सर्च ऑपरेशन के बाद पुलिस को वहाँ से कुछ और जानकारी मिली, तो जम्मू कश्मीर पुलिस अब फरीदाबाद से 4 किलोमीटर दूर एक तगा गांव है, वहाँ पहुँचती है। उस गांव में एक मौलाना रहते हैं। पुलिस उस मौलाना के घर जाती है। मौलाना के घर जाकर जब तलाशी ली जाती है तो डॉक्टर मुजम्मिल के घर से 350 किलो ही अमोनियम नाइट्रेट मिला, लेकिन मौलाना के घर से 2500 किलो अमोनियम नाइट्रेट मिलता है, बैटरी मिलती है, डेटोनेटर मिलता है। पुलिस मौलाना को गिरफ्तार करती है, पूछताछ होती है और तब एक और नाम सामने आता है। डॉक्टर मुजम्मिल का नाम सामने आ चुका, डॉक्टर आदिल का नाम सामने आ चुका, ये दोनों जम्मू कश्मीर पुलिस की कस्टडी में। डॉक्टर शाहीन वो फरार है, जिनकी कार से असॉल्ट राइफल मिला। और इन्हीं मौलाना और मुजम्मिल और आदिल से पूछताछ के बाद एक नया नाम आया और वो नाम था डॉक्टर मोहम्मद उमर नबी। अब पता किया पुलिस ने तो पता चला कि ये फरीदाबाद में ही रहता है, लेकिन गायब है। अब पुलिस अपने मुखबिरों के ज़रिए डॉक्टर उमर को ढूंढने की कोशिश कर रही है। इस दौरान में पुलिस को पता चला कि ये जो मौलाना है तगा गाँव में, इन्होंने ऐसे बहुत सारे मुस्लिम नौजवानों को, लड़कों को एक तरह से उनका ब्रेन वॉश कर रहे हैं।
इस्लाम के नाम पर, जिहाद के नाम पर। फिर पता चला कि जो जैश है उसने करीब, ये 4 तो डॉक्टर थे, 2 और हैं, वो अभी फरार हैं, एक नया मॉड्यूल बनाया। ये टर्म मॉड्यूल जो होता है, ये किसी एक ऑपरेशन के लिए जैसे एक टीम बनाई जाती है, जैसे पुलिस होती है किसी केस को सुलझाने के लिए एक SIT बनाती है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, तो उनका काम उसी केस पे फोकस होता है। तो उसी तरीके से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, आपने ये सुना होगा मॉड्यूल, तो एक मॉड्यूल बनाते हैं जिनको एक टास्क दिया जाता है और उस टास्क के लिए डेडिकेटेड कुछ लोग होते हैं, बस उनका वही काम है। तो इसको आप फरीदाबाद मॉड्यूल कह सकते हैं, क्योंकि इसमें जितने डॉक्टर हैं उनका सबका कनेक्शन फरीदाबाद से हैं, सारे जम्मू कश्मीर के, लेकिन उनका कनेक्शन फरीदाबाद से है। और फरीदाबाद में भी अल फलाह यूनिवर्सिटी से, क्योंकि डॉक्टर मुजम्मिल खुद वहाँ मेडिकल स्टूडेंट्स को पढ़ाया करता था। तो अब डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर आदिल, ये दोनों अरेस्ट, डॉक्टर शाहीन फरार, जिनकी कार से राइफल मिला, और एक नया नाम उस मौलाना के ज़रिए पता चला और वो था डॉक्टर उमर नबी। अब पुलिस, जम्मू कश्मीर पुलिस और फरीदाबाद पुलिस उसके बारे में जानकारी हासिल कर रही है। 9 नवंबर की रात हो चुकी है, अब उमर नहीं मिलता। अब इसके बाद आगे की कहानी 10 नवंबर की सुबह से शुरू होती है। 10 नवंबर की सुबह सबसे पहले 8:13 पर एक टोल प्लाजा है, बदरपुर टोल प्लाजा। बदरपुर फरीदाबाद में है और दिल्ली बॉर्डर पर है। तो बदरपुर टोल प्लाजा पर 8:13 पर एक I-20 कार, वाइट कलर की, सफ़ेद रंग की, जिसका नंबर HR26CE7664, ये इस टोल प्लाजा पे दिखाई देती है। टोल प्लाजा पे और उसका CCTV कैमरा, ये वही तस्वीर है। तो ये टोल गेट पे रुकता है। इस दौरान में ड्राइविंग सीट पर बैठे हुआ एक शख्स दिखाई देता है, लेकिन उसका चेहरा नज़र नहीं आता क्योंकि उसने मास्क पहन रखा है, काले रंग का। फिर ये टोल से निकल जाता है। 8:13, 10 नवंबर सुबह, बदरपुर, दिल्ली की दहलीज पर है ये। अब इसके बाद जाहिर सी बात है, इस टोल के बाद उसे सीधा दिल्ली की सरहद में एंट्री मारी उसने। अब दिल्ली की सरहद में आया। इसके बाद वो कहाँ कहाँ गया, कहाँ कहाँ भटका, दिल्ली की किन सड़कों पर उस गाड़ी को, I-20 को भगाता रहा, पुलिस जांच कर रही है। लेकिन यही कार और यही ड्राइवर इस 8:13 के 7 घंटे और 6 मिनट बाद फिर एक CCTV कैमरे में कैद होता है। तब वक्त हुआ था दोपहर के 3:19। 8:13 पर टोल प्लाजा में मिला, उस हिसाब से 7 घंटे और 6 मिनट बीत चुके हैं। दोपहर 3:19 पर यही I-20 कार, जिसका नंबर HR26CE7674 है, अब लाल किले के अहाते के अंदर, बाउंड्री के अंदर एक पार्किंग है, सुनहरी मस्जिद पार्किंग उसे कहते हैं, वहाँ उस पार्किंग में ये एंट्री करता है। और उस एंट्री के वक्त की ये तस्वीर है। तब घड़ी में वक्त हुआ था 3:19। अब ये पार्किंग के अंदर दाखिल होता है। ड्राइविंग सीट पर वही शख्स बैठा हुआ है, कार वही है, और ले जाकर अंदर पार्किंग में एक जगह अपनी कार को पार्क कर देता है। अब कोई भी शख्स किसी कार को जब पार्क करता है, तो या तो अगर ड्राइवर है वो, तो फिर उतारने के बाद वेट करता है, कार में बैठा रहता, कोई अनहोनी चीज़ तो है नहीं। लेकिन ये इस गाड़ी में अकेला शख्स है, पार्किंग में एंट्री ले चुका है, लेकिन इसके बाद अगले 3 घंटे और 4 मिनट तक ये ड्राइविंग सीट से उठता ही नहीं। 3 घंटे और 4 मिनट तक लगातार उसी ड्राइविंग सीट पर, उसी I-20 होंडा कार में ये बैठा हुआ है। इसे शायद कहीं आना जाना ही नहीं। अब इसने हर जगह मास्क लगा रखे। दिल्ली की आबोहवा आजकल ऐसी है कि बहुत सारे लोग मास्क लगा रहे हैं, कोरोना काल की याद दिला रहे हैं, तो आजकल अटपटा नहीं लगता। पहले लगता था कि ये मास्क लगाया हुआ कुछ गड़बड़ तो नहीं है, अब लोग नहीं ध्यान देते, अब मास्क लगाकर बहुत सारे लोग चलते हैं। लेकिन ये अगले 3 घंटे 4 मिनट तक उसी गाड़ी में लाल किले की पार्किंग में बैठा हुआ है और कुछ नहीं कर रहा है। 3 घंटे 4 मिनट जब बीत गए, तब इसके बाद 6:23 पर ये उस कार को स्टार्ट करता है। कार को स्टार्ट करने के बाद अब ये पार्किंग से बाहर निकलता है। पार्किंग से जब बाहर निकलता है तो फिर ये कैमरे में कैद होता है। ये तीसरी तस्वीर है जो पार्किंग से बाहर निकलते वक्त की है उसकी। अब ये पार्किंग से बाहर निकला। जब ये पार्किंग से बाहर निकल रहा है, जहाँ पे आप तस्वीर देख रहे हैं वहाँ, और जहाँ पे ये धमाका हुआ उसकी दूरी मुश्किल से 500-600 मीटर है। 500-600 मीटर आप कार में, ट्रैफिक जाम भी हो, कितनी देर में पूरी कर लेंगे? 2-4-5 मिनट। लेकिन ये शख्स 6:38 पर उस जगह पर पहुंचता है जहां पर धमाका हुआ। अब सवाल यह है कि जो शख्स पार्किंग से 6:23 पर निकला और 6:38 पर धमाका हुआ, यानी इसने कुल 15 मिनट लिए। 15 मिनट 400-500 मीटर का फासला तय करने में ज़्यादा है। तो ऐसा क्यों?
तो असल में जब ये बाहर निकला तो वहाँ से उस रूट पर जाने के लिए यू टर्न लेना ज़रूरी था। तो ये यू टर्न लेता है, जिसमें इसको, और शाम का वक्त, मैंने कहा ट्रैफिक रेंग रही है, तो 15 मिनट लगा। 15 मिनट के बाद अचानक 6:38 पर लाल किले में इसी जगह एक जोर का धमाका होता है। तब i-20 कार सड़क पर थी और रेंग रही थी, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा, शाम का वक्त, पीक आवर, और बिल्कुल तमाम गाड़ियाँ एक दूसरे से सट कर चल रही थी। तो अचानक इसमें धमाका होता है। आसपास जितनी कारें थी सभी के परखच्चे उड़ जाते हैं। i-20 कार का पिछला हिस्सा पूरी तरह से उड़ जाता है। इसी से अंदाज़ा हुआ कि जो बारूद था वो i-20 कार के पीछे डिग्गी में रखा हुआ था। बहुत सारे लोग जो कार के इर्द गिर्द बदनसीब थे, जो बिल्कुल कार के साथ साथ चल रहे थे, सबसे ज़्यादा नुकसान उन्हें पहुंचा। धमाके ने उन्हें अपनी जद में ले लिया। 12 लोग मारे गए, 20 जख्मी हुए, सभी को बाद में हॉस्पिटल ले जाया गया। तो ये तो रही इस धमाके की कहानी, और इस मॉड्यूल से, जो फरीदाबाद मॉड्यूल कह रहे हैं और जिसकी शुरुआत 1 नवंबर से हुई। अब यहाँ पर एक सवाल है, और वो सवाल ये है कि एक शख्स बारूद से भरी कार को दिल्ली में लेकर करीब करीब 10 घंटे तक दिल्ली की सड़कों पर घुमा रहा है। दिल्ली में अमूमन अगर मैं बात करूं, चूँकि मैं यहाँ रहता हूँ, दिल्ली पुलिस की सिक्योरिटी और सुरक्षा और नाकेबंदी हर जगह होती है, और ये बात पता है कि दिल्ली पूरे साल एक तरह से आतंकवादियों के निशाने पर रहता है। और जो चोर होते हैं या आतंकवादी होते हैं या कातिल होते हैं, उनके अंदर एक खौफ, एक डर भी होता है। तो एक शख्स बारूद से भरी कार को लेकर 10 घंटे तक दिल्ली की सड़कों पर घूम रहा है, क्योंकि वो सुबह 8 बजे दिल्ली की सरहद में दाखिल हो चुका है और शाम 6:38 पर यह धमाका होता है। तो सवाल ये है कि इतनी देर तक वो कहाँ था, और इतने घंटों तक वो दिल्ली की सड़कों पर क्या कर रहा था, और फिर उसने चलती कार में इस धमाके की क्यों सोची। तो इसको लेकर जो अब तक की तफ्तीश, हालांकि केस अब NIA को सौंप दिया गया दिल्ली पुलिस से लेकर, लेकिन उसमें 3 थ्योरी सामने आई है। पहली थ्योरी ये है कि जब फरीदाबाद में 9 नवंबर को दबिश डाली गई, और तब डॉक्टर उमर को पता चल गया कि उसके दोस्त पकड़े गए, घर पे छापा पड़ा, अमोनियम नाइट्रेट पुलिस ने बरामद कर लिया, और अब उसे पता था कि उसके बाद मौलाना तक पुलिस पहुंच गई, और मौलाना के बाद अब उसे यकीन हो गया कि पुलिस उस तक पहुंचेगी। तब वो कहीं और था। कार में ऑलरेडी बारूद भरा हुआ था, अमोनियम नाइट्रेट। उसने वो कार उठाई और लेकर निकल पड़ा। अब या तो उसे उस कार को कहीं ठिकाने लगाना था या कहीं और जाकर छुपाना था, जो इनका दूसरा हाइड आउट होता। लेकिन वो दिल्ली के अंदर दाखिल हो चुका है और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है, और फिर घूमते घूमते वो लाल किले की पार्किंग में पहुंचा। दूसरी थ्योरी यह है कि जो भी आतंकवादी संगठन होते हैं, आतंकवादी हमला होता है, उसमें हमेशा एक चीज़ ज़रूर होती है। आतंकवादी जब भी कोई ऐसी वारदात करते हैं, हमले को अंजाम देते हैं, तो उन्हें पब्लिसिटी चाहिए होता है, इंटरनेशनल पब्लिसिटी। उनकी जो आतंकवादी घटनाएं हैं उसको लेकर टीवी पर, अखबारों में बड़ी बड़ी हेडलाइंस हों, खबरें हों, दिल्ली धमाके से दहली और इतने लोग मारे गए। तो उनका मकसद सिर्फ नुकसान पहुंचाना नहीं, बल्कि सुर्खियां बटोरना भी होता है, ताकि उनके संगठन का नाम हो। ये बहुत पुराना पैटर्न है। तो बहुत मुमकिन है कि फिर डॉक्टर उमर लाल किले इसीलिए पहुंचा क्योंकि उसे मालूम है कि अगर लाल किले पर ले जाकर वो इस गाड़ी के साथ धमाका करता है तो फिर इंटरनेशनली इसकी पब्लिसिटी बहुत ज़्यादा होगी। तो पहुंचा। अब वहाँ पहुंच तो गया, कार को पार्किंग में पार्क भी कर दी, लेकिन अमूमन पार्किंग में सिर्फ गाड़ियाँ होती हैं, लोग तो होते नहीं। लोग कार पार्क करते हैं, चले जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 स्टाफ, 2-4 लोग खड़े होंगे। तब लाल किले के अहाते में तो है पार्किंग, उसने गाड़ी वहीं पार्क भी कर रखी है। लेकिन अगर धमाका कर देता है तो इंसानी जान का नुकसान नहीं होगा, गाड़ियाँ सब तहस नहस हो जाएंगी, पर लोगों का नुकसान कम होगा। और जब लोगों का नुकसान कम होगा, सिर्फ गाड़ियाँ ही चपेट में आएंगी, तो फिर पब्लिसिटी उस लेवल की नहीं होगी। तो दिल्ली पुलिस के जो सोर्सेज हैं जिनसे मेरी बात हुई वो यही है कि 3 घंटे 4 मिनट तक वो उस पार्किंग में बैठ कर यही सोचता रहा कि क्या लाल किले के अहाते में इसको ब्लास्ट कर दें, पर फिर उसे ख्याल आया कि इससे लोग तो ज़्यादा मरेंगे नहीं। और दूसरा ये कि फिर ये वो बैठा हुआ अपने आका के हुक्म का इंतज़ार कर रहा था कि अगला स्टेप क्या है। और फिर उसे शाम को वो अगला आदेश मिला, हुक्म मिला, और वो वहाँ से कार लेकर बाहर निकल गया। और बाहर निकलने के बाद 400-500 मीटर दूर चलती कार में धमाका हो गया। अब चलती कार की थ्योरी क्या होगी? तो दिल्ली पुलिस और NIA सोर्सेज के हिसाब से जो अभी तक की रिपोर्ट है वो ये है कि इसकी 2 वजह हो सकती है। पहली,
जब वो कार लेकर निकला और वो हुक्म आया 3 घंटे 4 मिनट तक पार्किंग में जब बैठा था कि खाली लाल किले की दीवारों या पार्किंग में बैठकर धमाका करने से कोई फ़ायदा नहीं है, तो किसी भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाओ, किसी धार्मिक जगहों को निशाना बनाओ, तो उससे ज़्यादा पब्लिसिटी होगी। तो शायद वो वहाँ से निकला। और जो यू टर्न लेने का मकसद है वो यही है कि अगर आप में से किसी ने लाल किले के सामने चांदनी चौक का इलाका देखा है तो ये बहुत पुराने दौर से है। वहाँ मंदिर है, वहाँ जैन मंदिर है, वहाँ चर्च है, वहाँ मस्जिद है, सभी एक कतार से हैं, थोड़ी थोड़ी दूरी पर, लेकिन शुरुआत में मंदिर पड़ता है। तो अगर उस मंदिर से ले आकर टकरा दी तो फिर सोचिए क्या होता। लेकिन जब वो लेकर निकला और चलती कार में जो धमाका हुआ, इसके पीछे एक थ्योरी है कि शायद वो घबरा गया और शायद उससे गफलत हो गई, और उसी गफलत में एक तो ट्रैफिक, चारों तरफ से गाड़ियाँ सब सटी हुई हैं और कार में धमाका हो गया। 2 तरीके से ये धमाका हो सकता है, एक गफलत में, दूसरा अनजाने में वो धमाका हो गया। क्योंकि अभी तक ये साफ नहीं है कि असल में टारगेट क्या था। जो बाकी साथी हैं वो पकड़े जाएंगे तो पता चलेगा, लेकिन चलती कार में इससे पहले कभी कोई हिस्ट्री रहा नहीं, और चलती कार में आसपास बेशक गाड़ियाँ हों, लेकिन आप किसी भीड़ भाड़ वाली जगहों पर, किसी मार्केट में, किसी इमारत से ले जाकर आप उसी बारूद भरी कार को टकरा देते हैं तो फिर तबाही और बर्बादी का मंजर और आलम कुछ अलग ही होता। तो एक थ्योरी दिल्ली पुलिस की है कि शायद गफलत में वहाँ धमाका हो गया, वरना टारगेट कुछ और था। अब इस मामले में जम्मू कश्मीर से लेकर फरीदाबाद और अलग अलग जगहों पर दबिश डाली जा रही है। पुलिस इस पूरे मामले की, बल्कि अब तो दिल्ली पुलिस से लेकर NIA इसको एक तरीके से जांच कर रही है। लेकिन हाल के वक्त में जिस तरीके से पहली बार चलती कार में धमाका किसी आतंकवादी संगठन के जरिए हुआ, चाहे वो गफलत में हुआ या फिर जानबूझकर, एक ऐसा मॉड्यूल बनाया जैश ने जिसमें तमाम डॉक्टरों को भरा गया, ये अपने आप में बेहद चिंताजनक है। क्योंकि इस मॉड्यूल में चाहे डॉक्टर मुजम्मिल हो, डॉक्टर आदिल हो, डॉक्टर उमर हो, डॉक्टर जो शाहीन हो, ये लेडी है, इसके अलावा 2 और डॉक्टर के नाम आ रहे हैं जो फरार हैं। तो सारे डॉक्टर, और इन डॉक्टरों को क्यों इकट्ठा किया गया, इनका मॉड्यूल, इनका असली टारगेट क्या था? एक घर में 350 किलो नाइट्रोजन, वो अमोनियम नाइट्रेट, और दूसरे के यहाँ 2500 kg। इसका मकसद ये था कि ये लोग दिल्ली में कुछ बड़ा करने का प्लान कर रहे थे।